अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास सब्जेक्ट फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 2 साउंड टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड मीन इको ऑफ साउंड। इको मीन क्या होता है? गूंज, यानी आवाज़ का गूंजना। अब रिफ्लेक्शन को हम लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि रिफ्लेक्शन क्या है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में टकरा के वापस आ जाना पहले मीडियम में, तो हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन के रिफ्लेक्ट कर जाना। अब जैसे हमने पढ़ा था कि जो सन रेज़ हैं या लाइट रेज़ हैं वो क्या करती हैं, अगर मिरर पे पड़ती हैं तो वो टकरा के वापस पहले मीडियम में आ जाती है, उनका अक्स आ जाता है, इमेज बनता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब जैसे हम लोग किसी खाली कमरे में जो भरा हो और उसमें सामान ना हो, वहाँ पर बोलेंगे तो आवाज़ टकरा के वापस आएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम माउंटेन पे चले जाएं, वहाँ पर अगर ऊंची ऊंची बोलें तो क्या होता है कि आवाज़ें टकरा के वापस आ जाती हैं। तो यहाँ पर भी हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को डिस्कस कर रहे हैं। व्हेन साउंड इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ मीडियम इट बाउंसेस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। कि जो साउंड है जब वो इस एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे टकराती है और वापस पहले मीडियम में आ जाती है, तो हम इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। अब जब साउंड टकराएगी और पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जाकर फिर वापस आ जाएगी तो वो इको ऑफ साउंड होगी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर समझिए ये हमारे पास लेट्स सपोज के माउंटेन है, ठीक है, यहाँ पर पर्सन है। अब एयर में उसने बोला है, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एयर क्या एक मीडियम है। अब जब यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, जब पर्सन की एयर हमारे पास एक ये मीडियम हो गया फर्स्ट मीडियम, माउंटेन हमारे पास सेकंड मीडियम है, ठीक है, सेकंड मीडियम है। तो यहाँ से जब आवाज़ गई माउंटेन से टकरा के वो वापस आ जाएगी। अब फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम पे गई आवाज़ साउंड, ठीक है, यहाँ से टकरा के फर्स्ट मीडियम में वापस आ गई, तो इसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन या इको ऑफ साउंड कहते हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो आवाज़ का टकराना है उसकी टाइमिंग कितनी होगी? 0.1 सेकेंड। कि यहाँ से जब आवाज़ फर्स्ट मीडियम से टकरा के फर्स्ट मीडियम से दूसरे मीडियम में टकरा के वापस आ जाएगी, तो उसकी टाइमिंग क्या होगी? 0.1 सेकेंड। और उसकी स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी? 340 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ से आवाज़ गई और टकरा के जो वापस आई, उसकी स्पीड ऑफ साउंड क्या थी? 340 मीटर पर सेकेंड और टाइम 0.1 सेकेंड। अब अगर हमने डिस्टेंस फाइंड करना हो तो वो कैसे करेंगे? v = s/t। यहाँ से डिस्टेंस फाइंड करेंगे, यहाँ पर हमारे पास टाइम भी है 0.1 सेकेंड और उसके बाद हमारे पास क्या है? स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकेंड। अब वो यहाँ पर हमने पुट कर दी वैल्यूज़, तो डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगा? 34 मीटर। अब ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये क्या है? ये साउंड का डिस्टेंस है टोटल, जो यहाँ से लेके यहाँ तक था, टोटल डिस्टेंस 34 मीटर। टाइम हमारे पास क्या था? टोटल 0.1 सेकेंड, स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकेंड और डिस्टेंस क्या है? 34 मीटर। अब हम कह रहे हैं कि ये क्या था कि साउंड टकराई और बाउंस होके बैक फर्स्ट मीडियम में आ गई, तो ये हमारे पास टोटल उसका डिस्टेंस था। अब हम कह रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट था या पर्सन था उसका कितना इस सेकंड मीडियम से डिस्टेंस उसका कितना होना चाहिए, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? 34 को 2 पे डिवाइड करें तो 17 मीटर। मीन इस माउंटेन से, वाल से या एम्प्टी रूम में जो आवाज़ को टकराना है यहाँ से, उसका पर्सन का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 17 मीटर। यहाँ पर 17 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा होगा, उसके बाद जो साउंड आएगी वो यहाँ से जाएगी, तो ये 17 मीटर, और उसके बाद जब टकरा के फर्स्ट मीडियम में वापस आएगी तो ये भी 17 मीटर। तो 17 मीटर प्लस 17 मीटर कितना होगा? 34 मीटर टोटल डिस्टेंस। और टाइम क्या होगा? जस्ट 0.1 सेकेंड। ये किसके लिए? इस 34 मीटर के लिए। अब आगे हम एक्टिविटी डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास वाल है, वाल के साथ हमने टेबल सेट की है। उसके बाद हमने क्या किया है? 2 पाइप्स को यहाँ पर अरेंज किया है, एक ये पाइप और एक ये पाइप को अरेंज किया है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास स्क्रीन आ गई। अब जो पाइप की एक साइड है उस पर हमने क्या किया है? क्लॉक को प्लेस किया है उस ओपन साइड पे, ठीक है, और दूसरी साइड पे हमारा एयर है। अब यहाँ से जब क्लॉक की साउंड प्रोड्यूस होगी तो वो क्या होगा कि इस पाइप से जाएगी, ठीक है, और जब वो टकराएगी यहाँ पर तो हमारे एयर पे हमें वो आवाज़ सुनाई देगी क्लॉक की, कि इस पाइप से वो गई, ठीक है, और दूसरे पाइप में भी वो आवाज़ आई। अब ये क्यों आई है? यहाँ पर क्या हुआ है? रिफ्लेक्शन हुई है, ठीक है, साउंड की क्लॉक की वजह से। अब इस रिफ्लेक्शन की वजह से हमें सुनाई दी आवाज़। अब इस
रिफ्लेक्शन की वजह से जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, यहाँ से जब आवाज़ गई, ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जब टकरा के वापस गई यानी रिफ्लेक्ट हो गई साउंड, तो कौन सा एंगल बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पर जो एंगल है आई से एंगल ऑफ इंसिडेंस से डिनोट किया और आर को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। अगर हम इसकी पाइप की जगह चेंज कर दें, यहाँ पर कर दें और हमारा एयर यहाँ पे हो, तो हमें आवाज़ और यहाँ से क्लॉक की जो साउंड आएगी हमें नहीं सुनाई देगी या फिर बहुत ही धीमी होगी, मध्यम होगी। तो अगर हम इसकी पोजीशन चेंज करते हैं तो हमें एग्जैक्ट आवाज़ नहीं आएगी, उसकी बिल्कुल प्रॉपर आवाज़ सुनाई नहीं देगी। इसकी क्या वजह है कि जो हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था लास्ट चैप्टर में भी, तो हमने इसमें क्या डिस्कस किया था, एक तो मीडियम सेम होता है, ठीक है, और दूसरा ये कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल हों। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल है, इसलिए जो साउंड प्रोड्यूस हुई वो हमें सुनाई दी। लेकिन अगर हम इसकी पाइप की पोजीशन को चेंज कर दें तो क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन चेंज हो जाएगा, तो क्या होगा कि हमें प्रॉपर आवाज़ सुनाई नहीं देगी या फिर बिल्कुल हल्की आवाज़ सुनाई देगी। तो इसलिए क्या है, रिफ्लेक्शन के लिए, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के लिए एक तो मीडियम सेम होना चाहिए और दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होने चाहिए। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, इको ऑफ साउंड या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो आपने क्लास याद करने से थैंक यू।